तरीके से आपने बात करी बसपा की, तो बसपा का जो अंडर करंट है वो निश्चित रूप से चौंका सकता है चुनाव परिणामों के हाँ। बाद। अब ऐसे हम्म। में एक जो सरकार की वापसी, यानी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 22 की सरकार वापसी के बाद, आप एक वरिष्ठ नागरिक, एक सामाजिक चिंतक और सरोकारी के रूप में, क्या आपको इनकी जो सेकंड पारी है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और उसके बारे में आपका क्या आकलन है कि वो कहां जाके रुकेगा? क्योंकि इन 5 सालों में जो शुरुआत 2017 से हुई और 2022 के मुहाने पर आके जहां पर रुकी है चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के बाद फिर सत्ता में वापस आ रही है, ये भी अब साफ साफ दिख रहा है, वोटर के रूप में दिख रहा है। हम आप यहाँ बैठ के नहीं कह पाएंगे कि सरकार नहीं आ रही है, वो फिर एक एजेंडा होगा और वही होगा कि जो जमीन बोल रही है उसके ठीक हम उल्टा बोल रहे हैं। तो क्यों ना फिर जो जमीन बोल रही है वही बोला जाए, और वही बोलना भी चाहिए। तो आप क्या देखते हैं, ये दूसरी पारी को किस तरीके से देखते हैं, और वो कहां तक जाएगा और कहां तक जाना बहुत चाहिए उसको? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका अवनीश जी है। मैं आज कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की जो दूसरी पारी होगी अवनीश जी, जी वो अद्वितीय होगी, अद्भुत होगी। और उसका मैं कारण बता रहा जी हूँ, ये लफाजी नहीं कर जी रहा। एक तो जी हम जी जब पिछले 5 साल का आकलन करते हैं योगी जी का, तो हम उनके साथ बड़ा अन्याय करते हैं। और वो, हालांकि वो अखिलेश के हर काम पे भारी पड़ते हैं विकास पे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को 5 साल का कार्यकाल मिला ही नहीं। उसमें आप जी 1.5-2 साल तो कोरोना खा गया उनके। और वो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल। पूरी दुनिया में, उत्तर प्रदेश का पूरी दुनिया में सब कुछ ठप था। 6-7 महीने तो और सब कठिन कुछ ठप था। परीक्षा, बता दो, उस एक वो प्रशासक डेढ़ के साल लिए, कम एक प्रशासक के लिए कठिन परीक्षा। बिल्कुल। कठिन परीक्षा थी। सब कुछ ठप था। तो आप दो नहीं तो 1.5 साल तो उनके उस कार्यकाल से निकाल दीजिए। तो उनका तो जो जी कुछ काम है वो 3.5 साल का है। और अभी तो पूरे नहीं हुए कायदे से, वो भी आज 6 महीने निकाल दीजिए कायदे से, वो है 3 साल। योगी आदित्यनाथ के 3 साल का काम है जो कुछ हम लोग देख रहे हैं। बाकी तो सबको मालूम है कोरोना, और उसके बाद अभी तो चलो अभी पूरे हुए नहीं। तो 3 साल में तो जी ये है। और सब मैं नरेंद्र मोदी के लिए भी कहता था 2019 से पहले, और बाबा के लिए भी कह रहा हूँ, लेकिन जो बोया गया है इसमें, वो फसल तो अगले 5 साल में ही कटेगी। और उसका भी तथ्य बोलता हूँ। 5 डिफेंस कॉरिडोर अवनीश जी, इसी उत्तर प्रदेश में उनका सबका काम शुरू हो गया है। और वो अगले बिल्कुल। 5 साल में वो डिफेंस कॉरिडोर हमको परिणाम दे रहे होंगे। और उसके परिणाम आप समझिए। यह मेरी शिकायत कभी कभी मीडिया से होती है कि कभी आप उसका निष्पक्ष विवेचन करिए, उसका विश्लेषण करिए। अवनीश जी, जो अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका ये कहना है कि अगले 5 साल में हिंदुस्तान का जी एरोस्पेस और डिफेंस मार्केट 18 से 20 लाख करोड़ का होने जा रहा है। ये अगले 5 साल में जा ये रहा हो जाएगा। और जी उस एरोस्पेस और डिफेंस मार्केट का सबसे बड़ा शेयर, या समझिए 80%, 90% शेयर यही डिफेंस कॉरिडोर उत्तर लेंगे। प्रदेश। तो और बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का वो झांसी का तो शायद सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर है, 5 बन रहे हैं। जी तो इसका जी लाभ किसको मिलेगा? इसका लाभ किसको मिलेगा? उन डिफेंस कॉरिडोर में सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियां होगी। और उन सैकड़ों फैक्ट्रियों के लिए काम करने वाली हजारों की तादाद में एंसिलरियां होंगी, जो एंसिलरीज जी काम करेंगी। और मैं आपको जी लखनऊ का जी उदाहरण दे दूं, इसलिए मैं जानता हूं कि जैसे यहाँ एक आप विक्रम टेम्पो चलता है, जो वो जी स्कूटर इंडिया यहाँ थी। स्कूटर इंडिया। जी तो जी स्कूटर इंडिया वहाँ छोटी सी फैक्ट्री थी, मैं 1,500-2,000 आदमियों की स्टाफ था वहाँ पे, कर्मचारी। और अवनीश जी, उससे जुड़ी हुई कम से कम 150 एंसिलरियां थी। 150 जी जो जी 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 जो स्कूटर इंडिया के लिए काम करती थी, जो छोटा सा टेम्पो बनाती हैं। और वहां तो मैंने कहा ना, 18-20 लाख करोड़ का उत्पादन होगा, जो मार्केट होने जा रहा है। तो पहले तो डिफेंस कॉरिडोर सबसे बड़ा वो है। उसके अलावा बुंदेलखंड के दोनों तरफ वो इंडस्ट्रियल पार्क भी बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बन रहा है। और मेरे ख्याल से 18-19 इस तरह के पूरे प्रोजेक्ट पूरे यूपी में चल रहे हैं। और जो अगले जी 5 साल में परिणाम देने लगेंगे। तो ये बहुत बड़ा जी चेंज होगा। तो मैंने कहा अगली अगली पारी तो बहुत अद्वितीय होगी, अभूतपूर्व। जी जी। और आप देखिए कि जहां पर 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज वाले इतिहास वाला उत्तर प्रदेश, आज 32 जिलों में अपना मेडिकल कॉलेज ऑपरेशनल देख रहा है, और 61 जिलों में
काम हाँ या तो शुरू हो गया है या काम आधे से ज्यादा हो चुका है। यानी अगले कार्यकाल में इस सरकार की वापसी के बाद पूरे प्रदेश के 61 जिलों के अपने मेडिकल कॉलेज होंगे, कॉलेज होंगे, हाँ ये चिकित्सा भी के स्तर पर ये अभूतपूर्व अभूतपूर्व। हाँ हाँ इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि इस देश में अगर सबसे कम काम हुआ है, और खासतौर से 24 करोड़ वाली आबादी का उत्तर प्रदेश, जहां की गठबंधन और जातिवादी सरकारें लगातार रहती चली आई हैं, वहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य, इस पर अगर सबसे, आपने थोड़ी देर पहले जब बातचीत हम लोग कर रहे थे तो आपने गोरखपुर और पूर्वांचल के इंसेफेलाइटिस का जिक्र किया था। वहां जिस तरीके से कंट्रोल किया है इस कार्यकाल के दौरान योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, वहां उन्होंने कोई बहुत आश्चर्यजनक काम नहीं कर दिया, कोई हवाई चीज लाके वहां पर नहीं रख दी। वहां पर केवल इंसेफेलाइटिस कमजोर हुआ। मैं खुद उस इलाके से आता हूँ। एक्चुअली वहां पर इंसेफेलाइटिस पनपता कैसे था? धान की बेल्ट है, पैडी की बेल्ट है, वाटर लॉगिंग होती है पैडी के बेल्ट में, वहां पैदा होते थे मच्छर, और मच्छरों का संपर्क जब सुअर से होता था तो उसके बाद मानव संपर्क में आने के बाद इंसेफेलाइटिस जन्म लेता था। हुआ क्या? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या किया? जो 2017 से लेके 2017 2014 से लेके 17 तक अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं किया, वो था सर्व जो स्वच्छता अभियान था, राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, उसका सही तरीके से जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन न होना, पेयजल, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता न कराना, और सबसे बड़ी चीज हर घर शौचालय। जैसे ही उत्तर प्रदेश में इन मूलभूत सुविधाओं का, जो कि राष्ट्रीय योजनाएं थी, जिसके तहत स्वच्छता अभियान था, जिसके तहत सैनिटाइजेशन था, जिसके तहत हर घर शौचालय था, वो पूरा हुआ। आज आप देखिए, आपने खुद आंकड़े गिनाए कि इंसेफ्लाइटिस की वो महामारी जिसने कि 30 से ज्यादा सालों से वो कोढ़ था, वो कलंक था पूर्वांचल का, आज वो कलंक लगभग समाप्त है। और निश्चित रूप से यह अभूतपूर्व बदलाव है। तो एक तरफ सड़क, दूसरे तरफ उसके बगल में बनने वाले एक्सप्रेस, एक तरफ तो 4 लेन सड़कें, सड़कों का जाल, एक्सप्रेसवे का जाल, उसके बगल में डिफेंस कॉरिडोर। और आप सोचें कि हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि पूर्वांचल के गोरखपुर जैसे शहर से कोई एक्सप्रेसवे चलेगा और सिलीगुड़ी तक चला हाँ जाएगा। चला और जाएगा। इसमें और इसमें आप राष्ट्रीय, जिसको डबल इंजन की सरकार भाजपा कहती है, तो आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश में दोनों जगह जब एक सोच की सरकार होती है, एक बड़े देश की सरकार होती है, तो आप गोरखपुर से चलने वाला जो एक्सप्रेसवे है सिलीगुड़ी तक, उसका केवल 18%, 18% हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा, और बाकी सारा हिस्सा बिहार को गौरवान्वित करेगा, बिहार को लाभ पहुंचाएगा। तो यहाँ पर एक राज्य से दूसरे राज्य की वो कटुता देखने को नहीं मिलती है जब राष्ट्रीय योजनाओं की बात होती है। तो ये बताता है कि विकास के प्रति अगर राष्ट्रीय नेतृत्व यानी नरेंद्र मोदी का विजन एकदम क्लियर है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी विजन उतना ही क्लियर है। तो आपने जिस तरीके से शुरुआत की एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से अगले कार्यकाल को देखने की, तो भाव के स्तर पर अब आते हैं। विकास के काम को तो गिनाना मुझे लगता है कि कम पड़ जाएगा, हम घंटों घंटों बात करते रहेंगे योजनाओं को गिनाना, और जो जो काम हुए हैं पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में। भाव पर अब आते हैं कि जो एक राष्ट्रवाद की अभाव है, जिसमें तमाम अवयव हैं, जिसमें जातियों का कमजोर होना है, एक समाज के रूप में हिंदुत्व का उभार होना है, सनातन संस्कृति का उभार होना है, राष्ट्रवादी संस्कृति का उभार होना है, उस प्लेटफॉर्म पर अगले योगी जी के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, और क्या क्या हाँ होना बाकी है? अगर मैं मैं इसको वही अभी एक जुमले के रूप में कहूं, एक कहावत के रूप में कहूं कि अयोध्या अयोध्या काशी तो झांकी है, आखिर अभी अगले 5 साल में क्या क्या होना बाकी? नहीं नहीं, उसकी झलक तो आ गई समझिए। और मैं ये यही जी कहने जा रहा था अगले चरण में कि जी। अगले योगी जी के अगले कार्यकाल में राम मंदिर खुलने जा रहा है, दिसंबर जी 2023 उसकी उसकी घोषणा तारीख होगी, चंपत राय जी ने कर हो दी। चुकी जी है। जी जी तो जी जी राम मंदिर लोगों के सामने होगा, मतलब वो उसके लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल करूँ, क्या भाव होंगे। और वो भाव इसलिए जी जी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जो बात अभी हम लोगों ने पहले की, कि उस समय आदमी ज्यादा खुलकर जश्न मना रहा होगा, क्योंकि वो अपनी बहुत सी समस्याओं से मुक्त हो चुका होगा। इसलिए वो जी जी ज्यादा उत्साह से, ज्यादा ऊर्जा के साथ उस समारोह में शामिल होगा, उस उत्सव को मनाएगा। दूसरे, कल जी चंपत राय विश्व हिंदू परिषद ने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि अभी हमारा ध्यान अयोध्या पे है, मंदिर पूर्ण हो जाए, लेकिन काशी और मथुरा अभी हमारे एजेंडे में हैं। है। ये जी है। तो जाहिर सी बात है कि अगले 5 साल में मथुरा
का भी फैसला और मथुरा का भी हम बड़ा भव्य स्वरूप निश्चित रूप से देखेंगे। तो जी भाव के स्तर पे जो आपने कहा, तो अगले 5 साल तो और ज्यादा हिंदुत्व बहुत ज्यादा मजबूत होगा, बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ताकत मिलेगी उसको, बहुत ताकत। ये जी जैसे जी। आपने कहा विंध्याचल कॉरिडोर, वो भी जी 30% बचा, तो वो भी अगले ही कार्यकाल में पूर्ण होगा, तो वो बहुत हाँ, और आप अद्भुत उसी होगा के वो। साथ देखिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की असली अगर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण है, तो अयोध्या से शुरू होके और जगदम्बा यानी सीता माता के जनकपुर तक जाने वाला जो राम जानकी मार्ग है, कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था कि सिंगल सड़क थी वो, पतली सी हाँ टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, जिसका कि लगभग आप समझे कि 50-50 मेरे ख्याल से 60 या 40 या 70 या 30 का बंटवारा होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। मेरौना बॉर्डर से वो बिहार में चली जाती है और तब जाके जनकपुर जाती है। वो 4 लेन हाईवे के रूप में डेवलप हो रहा है। और उसका भी काम अभी, एक उसमें बिहार का जो पार्ट था वहां पर 2 लेन का प्रस्ताव था, लेकिन उसको भी गडकरी जी ने अभी परसों की खबर है कि उसको बिहार की सरकार को उन्होंने बताया कि नहीं साहब, अब पूरे बिहार में ये पूरा राम जानकी मार्ग जो है वो 4 लेन की सड़क होगी। यानी कि एक तरफ अयोध्या में दर्शन करने के बाद यदि श्रद्धालु चाहेगा इस देश का, तो वो सीधे राम जानकी मार्ग पकड़ के और उसी मार्ग से वो भगवान राम को जीता हुआ, भगवान राम को याद करता हुआ, उनके जनकपुर तक की यात्रा को सोचते समझते और जीते हुए मां जानकी तक जाएगा। तो भाव के स्तर पर तो बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं, और निश्चित रूप से जनकपुर हम आप जनकपुर जी जनकपुर छोड़ दीजिए, वो जो अयोध्या की परिक्रमा है 84 कोसी, वो 4 लेन हो रही जी है। वो 4 लेन जी पर जी काम चल रहा, बिल्कुल तो वो भी पूरी बिल्कुल। होगी। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए जो अयोध्या की आपने अभी जो कही कि जो कोसी परिक्रमा, जो 14 कोसी परिक्रमा को 4 लेन में डेवलप करने की बात है, तो उसमें आप देखिए कितनी एक नवीनतम दृष्टि है। एक तरफ तो धर्मस्थल भगवान राम की उस पवित्र नगरी को 14 कोसी जो हमारी सनातन संस्कृति की एक यात्रा है, उसको सुविधाजनक बनाने के साथ ही साथ एक वो आउटर रिंग रोड का काम करेगा अयोध्या, नवीन अयोध्या के लिए। हाँ अब यहां आता है कि भाव और विकास का कितना शानदार गठजोड़ है। हाँ, तो वो निश्चित तभी वो जी चलिए, जी तभी चलेगा ही, वो तभी वो चलेगा ही। बिल्कुल मैंने कहा ना, खाली खाली बिल्कुल धर्म के नाम पे काम नहीं चलेगा, खाली बिल्कुल। धर्म के और नाम इस पे बात काम को नहीं ये चलेगा। जी रहे हैं, इस बात को ये सरकारें जी रही हैं निश्चित रूप से, चाहे वो केंद्र की हाँ, हो चाहे राज्य की हो। तो हम लोगों ने इस कार्यकाल की बात करी, एक चुनावी एक राजनीति की बात की। जी जी एक एक आखिर वो बड़ा जरूरी है कि अखिलेश यादव जी के जी जो वायदे, वो 300 यूनिट जी बिजली और ये लफाजी क्यों है, ये इनका पिछला अतीत बताता है। जी अवनीश जी, बिल्कुल इनके बता दूं कि 2012 में इन्होंने क्या क्या कहा था जो नहीं किया। जी। इन्होंने किसानों को कर्जा तो सब जानते, कहा कि माफ करेंगे, नहीं किया था। उसके अलावा नहीं इन्होंने किया। कहा था किसान कि 65 वर्ष से उम्र के वाले किसानों को हम पेंशन देंगे, इन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा था नहीं किसानों के लिए हम किसान आयोग बनाएंगे, वो आयोग कभी बना ही नहीं। इन्होंने कहा था नहीं बना। किसानों को हम बिजली फ्री देंगे, 5 साल इन्होंने नहीं दी। ये तो आगे जी किसानों के जी ऊपर इनका चरित्र। उसके अलावा 2000 इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने कहा था हाई स्कूल पास करने वाले हर बच्चे को टैबलेट देंगे, इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने जो नहीं दिया। लैपटॉप, इन्होंने जो लैपटॉप देने की बात कही थी कि इंटर पास करने वाले हर बच्चे को लैपटॉप देंगे, इनके 5 साल के कार्यकाल में 1.5 करोड़ बच्चों ने इंटर पास किया था, और अपने मुंह से कहते हैं कि हमने 15 लाख लैपटॉप बांटे। यानी इन्होंने केवल 10% लोगों को लैपटॉप बांटे थे। इसके अलावा इनका 2014 का मैनिफेस्टो उठा के पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा था सरकारी अस्पतालों में सारी पैथोलॉजिकल जांचें फ्री होंगी, वो नहीं हुई, सब पे पैसा पड़ता रहा। फिर उसमें उसी 2014 के मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि हार्ट, लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज उत्तर प्रदेश सरकार के अस्पतालों में मुफ्त होगा, वो नहीं हुआ। तो एक इन्होंने कहा था लड़कियों की शिक्षा स्नातक तक हम फ्री कर देंगे, नहीं हुई। इन्होंने नहीं हुई। कहा बाद में 2014 में इन्होंने कहा कि हम सबकी फ्री कर देंगे, वो कभी नहीं हुई। तो एक बड़ी नहीं हुई। लंबी सूची है। तो वैसे ही जैसे कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, वो कभी नहीं होगी। एक तो आएंगे नहीं सरकार, और दूसरी जगह पेंशन तो वो कभी नहीं होगी। और आज तो योगी बाबा ने याद दिला दिया कि ये पेंशन तो जब बदली गई थी तो तुम्हारे पिताजी सर मुख्यमंत्री थे।
भाजपा की सरकार नहीं। पिताजी 4 साल मुख्यमंत्री रहे और 5 साल आप स्वयं थे। 9 साल, नौ हाँ साल आप पिता हाँ पुत्र दोनों रहे और उस समय आपको पुरानी हाँ पेंशन की याद नहीं है। और इसी में मैं एक जो सबसे बड़ा धोखा समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले कार्यकाल में किया, जिससे कि निश्चित रूप से वो अमानवीय कृत्य था। किन अधिकारियों उन्होंने सजेस्ट किया था, वो था शिक्षा मित्रों का अवैध समायोजन। हम्म, वो जानते थे, पहले दिन से जानते थे कि ये मामला कोर्ट में नहीं टिकेगा। संविदा के कर्मचारी को हम परमानेंट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें तमाम बाधाएं थी। उसमें आरक्षण की बाधा थी। आरक्षण कैसे ऑब्जर्व करते, वो होने वाला काम नहीं था। और मेरे सूत्र बताते हैं कि उस समय के इनके अधिकारियों ने भी इनको बताया था कि साहब ये फाइल और ये काम कोर्ट में नहीं टिकेगा। लेकिन चुनाव के केवल कुछ महीने पहले इन्होंने धोखा देने का काम किया, और जिससे शिक्षा मित्र वापस रिवर्ट हुए। ये अलग बात है हाँ कि योगी की सरकार ने उनके जो मानदेय है उनमें बढ़ोतरी की। और लेकिन जो आत्महत्याएं हुई, शिक्षा मित्रों ने जो आत्महत्याएं की, वो उसके केवल और केवल नैतिक जिम्मेदार अगर कोई है तो पुरानी सरकार है। और ये हाँ यहाँ आता है कि आप एक तरफ तो कोरे वादे कर दीजिए और दूसरी तरफ कुछ ऐसे काम फंसा के चले जाइए कि जो सामने वाले को लगे कि साहब ने हमारी मदद तो कर दी। लेकिन आप, ये तो वही वाली बात है कि टीटी साहब ने कहा कि बैठो, हम तुमको ले चलते हैं दिल्ली से लखनऊ, और एक हाँ स्टेशन पार कराने के बाद टीटी साहब खुद उतर जाए और उसके बाद वो अवैध टिकट के रूप में पकड़ा जाए। ये आप सोचिए ना, कितनी अमानवीय चीज है। केवल चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में जाने से कुछ महीने पहले आप एक फर्जी काम करके जाते हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए। और ये मेरे पास साफ इनपुट है कि इनके उच्च अधिकारियों ने इनको मना किया था, साहब ये निर्णय मत लीजिए, ये पहली पहली हियरिंग में कोर्ट में नहीं टिकेगा, और वहां से इनको ये हार जाएंगे। और वही हुआ। हाँ तो जिस तरीके से आपने समेटा, हम लोगों ने वर्तमान की बात की, हम लोगों ने जो चुनावी राजनीति है उत्तर प्रदेश की उस पर बात की, और सबसे बड़ी सकारात्मक बात, हम मजबूर हुए ये बात करने के पर, उत्तर प्रदेश का जो मतदाता का माहौल है, उसका मूड है, और जो पूरा माहौल बन के आया है, कि हम आप भी मजबूर हुए कि उनकी सत्ता वापसी के अगले 5 सालों में क्या कुछ हो सकता है, उस वहां तक जाके हम लोगों ने बात करी। तो हम्म, ये निश्चित रूप से बदलते हुए माहौल की बात है। और एक बार फिर हम अपने चर्चा के उसी लाइन पर वापस आएंगे कि बदलिए, नहीं तो बदलाव हाँ होगा। बदलाव, हाँ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ चर्चा में आए। और प्रारंभ के आप, दर्शक आपको नियमित रूप से और लगातार सुनना चाहेंगे, हाँ आपके हाँ अनुभव का हम लाभ उठाना चाहेंगे। आपको एक बार फिर धन्यवाद। और प्रारंभ के आपके सभी दर्शकों, दर्शकों को अवनीश का आपके दर्शकों को नमस्कार। भी नमस्कार। जी नमस्कार सर।